खेला हो बे। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आज शंखनाद पश्चिम बंगाल की सियासत पर, जहां चुनावी खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने आज हुंकार के साथ अपने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं दीदी ने अपना रण क्षेत्र नंदीग्राम को ही चुना है। अब बारी बीजेपी की है, जहां नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। ममता के सियासी कार्ड के हर पहलू पर आज बात होगी, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ टीएमसी और बीजेपी के मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत नंदीग्राम के महासंग्राम के साथ। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज सियासी खेले का शंखनाद पूरे तेवर के साथ किया। दीदी ने अपने 291 योद्धाओं का ऐलान किया और खुद के लिए उस नंदीग्राम के मैदान को चुना, जहां से दीदी के सियासी उदय की कहानी शुरू हुई थी। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুক্তা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। पश्चिम बंगाल की महाभारत का कुरुक्षेत्र अब नंदीग्राम बन चुका है, जहां से तय होगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। 10 तारीख को दीदी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम के मंच से हुंकार भरेंगी। ममता बनर्जी के इस फैसले ने साफ कर दिया कि दीदी अब फ्रंट फुट पर आकर खुला खेल खेलने के मूड में है। पहले ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन दीदी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी अब शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सौंपी। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি। আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো। দায়িত্বটা আমার। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, आज वो बंगाल में बीजेपी का बड़ा कार्ड है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर दांव खेलेगी, जिसका ऐलान अगले कुछ घंटों में हो सकता है। बीजेपी की बंगाल चुनाव पर हुई कोर मीटिंग में सबसे ज्यादा माथापच्ची नंदीग्राम को लेकर ही हुई, जहां एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं दावा किया कि वो ममता को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहां का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता के पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने का रास्ता खुला था। किसान आंदोलन का गढ़ रहे नंदीग्राम से ममता की राजनीतिक जमीन को मजबूती मिली। साल 2007 में ममता बनर्जी का मां, माटी और मानुष का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। 2011 में प्रस्तावित इकोनॉमिक जोन के खिलाफ किसानों की जमीन को बचाने के लिए ममता ने अभियान चलाया था। लेकिन जिस नंदीग्राम से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने एक साथ जंग की शुरुआत की थी, उस अखाड़े में वो अब एक दूसरे के खिलाफ दंगल करेंगे। नंदीग्राम के संग्राम से ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। नंदीग्राम भले ही ममता का गढ़ रहा हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की यहाँ तूती बोलती है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के अब्दुल कबी को यहाँ से मात दी थी। शुभेंदु के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 66.79% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे अब्दुल कबी को 26.49% लोगों ने वोट दिया। जीत का अंतर 40% यानी 81,230 का था। वहीं बीजेपी को यहां सिर्फ 5.32% ही वोट मिले। साफ है, टीएमसी के साथ शुभेंदु के तड़के ने नंदीग्राम में कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। शुभेंदु बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में बीजेपी के सिर्फ 5% वोट बैंक को जीत में बदलना
और सामने ममता बनर्जी का उम्मीदवार होना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कोलकाता से पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ममता ने हुंकार भर दी है, खेलबो लौड़बो जीतबो का नारा भी बुलंद कर दिया है, लेकिन नंदीग्राम जहां से वो चुनावी मैदान में है, ये सीट इस बार बेहद अहम रहने वाली है। ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी ने टीएमसी की सत्ता जमाई थी और साथ ही लेफ्ट के 34 सालों के शासन को उखाड़ फेंका था। कैसे नंदीग्राम के मतदाताओं में टीएमसी की लोकप्रियता बढ़ी है, आइए उसको जल्दी से इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। 2006 में देखिए सिर्फ 45% वोट प्रतिशत वहां पर था टीएमसी का। उसके बाद 2011 जब ममता बनर्जी ने सत्ता में अपनी पहुंच बनाई, सीधे बड़ी कुर्सी तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री बनी, उस समय 60.2% वोट हासिल हुए थे। जबकि बात करें 2016 की तो 67.8%, यानी कि यहां पर टीएमसी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला गया और ममता बनर्जी के लिए इसीलिए इस बार नंदीग्राम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर भवानीपुर में ममता बनर्जी ने सीट क्यों छोड़ी। बीजेपी का आरोप है कि भवानीपुर से दीदी को हार का डर सता रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भवानीपुर के मतदाता लगातार ममता से दूर जा रहे थे। जहां टीएमसी की लोकप्रियता में गिरावट भी देखने को मिली, वो आंकड़ा भी आपके सामने है। देखिए 2011 में जब उपचुनाव हुए थे, ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी, 77.46% वोट हासिल किए थे उन्होंने भवानीपुर से। 2016 आते आते लेकिन ये ग्राफ गिर जाता है और बहुत बड़ा फासला आप जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 47.67%, यानी कि 2011 के मुकाबले 2016 में वोट प्रतिशत में अच्छा खासा नुकसान। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार भवानीपुर को लेकर निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर। लेकिन बीजेपी के दावों में कितना है दम और साथ ही टीएमसी जो दावा कर रही है उसके दावे को लेकर आइए पड़ताल करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अर्पिता घोष जो कि एमपी हैं राज्यसभा की, हमारे साथ टीएमसी से जुड़ चुके हैं। साथ ही सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है और साथ ही राज्यसभा के एमपी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ सयोनी घोष जो कि टीएमसी के प्रत्याशी हैं, आसनसोल दक्षिण से पहली बार चुनावी मैदान में उनको उतारने का फैसला ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब आप ही से शुरुआत करते हुए, देखिए नंदीग्राम से अकेले ममता बनर्जी चुनावी मैदान में आ गई, इसके संकेत और संदेश स्पष्ट हैं। जैसा कि टीएमसी कह रही है कि वो शेरनी है, अकेले चुनावी मैदान में है, लड़ेंगी, खेलेंगी और जीतेंगी भी। बीजेपी से कौन उतरेगा वहां पर? देखिए कौन उतरेगा, किसको टिकट दिया जाएगा, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इसलिए कि लेकिन जब आपको ही पता है जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है तो बहुत ज्यादा उछलती है, ये आपको ही पता है। वैसे ममता बनर्जी है, हार उनकी पक्की है, सुनिश्चित है हार उनकी नंदीग्राम में। वो 47% भवानीपुर में वोट लेकर आई थी, इस बार उनको 15% भी वोट नहीं मिलता। वैसी हालत उनकी होने वाली यहाँ पर। आपको पता है पिछले बार जो वहां पर कैंडिडेट थे, भाजपा में है शुभेंदु अधिकारी जी, उनको 67% वोट मिला था। और इस बार अगर वो उनको टिकट मिलता है तो उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि 50, 60, 70 हजार वोट से हराएंगे। मुझे लगता है कि वहां पर कोई कंपटीशन नहीं, दीदी को हार का झटका वहां भी था, वहीं लड़ती तो कम से कम कहती कि भाई हमने इतने साल काम किया, हो सकता कमी रह गई। नए कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारने की जो उनकी वजह है वो कुछ दिखा नहीं पाएंगे, उनकी अपनी हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास जीत चुकी है और वो विश्वास हार रही है, लगातार हार रही है। आपने अभी आंकड़े देखा है, जो मुख्यमंत्री रहा हुआ प्रदेश का, उसकी अगर पॉपुलैरिटी जो है 67% वोट से 47% आती है 2016 में, तो उससे साफ जाहिर होता है। और पार्टी जो है 2211 वोट सीटें लेके आती है और 67% ओवरऑल पार्टी को वोट मिलता है। तो उनका आप समझिए कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है। अर्पिता घोष जी जो आरोप लगा रहे हैं जफर इस्लाम। अर्पिता घोष जी, सैयद जफर इस्लाम का ये कहना है कि डर के मारे भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम चली गई दीदी। एक बात बताएं पहले आपको, जिस दिन ममता बनर्जी ने ऐलान की थी कि हम नंदीग्राम से खड़े होंगे, उस दिन सारे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है सभी बोलना चालू कर दिए थे कि हाँ आप आइए नंदीग्राम से खड़ा होइए, दूसरे जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए। जब ममता दीदी को कोई ऐसा चैलेंज देते हैं ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है और करके वो नंदीग्राम से खड़े हुए हैं। अब बीजेपी डर गया, अभी वो बोल रहा है क्यों भवानीपुर से भाग रहे हो आप, आपको तो भवानीपुर में ही रहना चाहिए था। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने डर गया, वो सोच रहे हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी आ जाएगी तो शुभेंदु का कोई जगह भी नहीं मिलेगा।
अगर कोई भी खड़ा हो जाए, ममता बनर्जी जहां से खड़ी होंगी वहीं से जीतेंगी, सबको पता है। अभी बीजेपी फिर से बोलना चालू कर दिया, इसलिए भवानीपुर से भाग गए, ये है वो है, ये सब दिखा रहे हैं। ये सब छोड़ दीजिए ना, कुछ दिनों की बात है, आपको भी समझ में आ जाएगी कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा। और ममता बनर्जी क्या है बंगाल के लिए, वो आपको भी समझ में आ जाएगी। ममता बनर्जी क्या है बंगाल के लिए, वो समझ में जल्दी ही आ जाएगा जफर इस्लाम साहब। और दो महत्वपूर्ण सवाल है ना, देखिए, एक तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई अभी तक नहीं है, शुभेंदु अधिकारी भी लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों है, जब 77% वोट उन्होंने 2016 में हासिल किए थे? तो तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं, अभी कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सीटें हमने अनाउंस कर दिए। भाई हमारा प्रोसेस है, हर बार हम सीटें जब अनाउंस करते हैं तो सबके साथ करते हैं, जो तरीका है वो करने का वो करेंगे। उसमें शुभेंदु अधिकारी हो, उसमें कोई और भी हो, सबका नाम आएगा, जिसको जिसको टिकट मिलना है उसका नाम आएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये अर्पिता जी जो है उनको घोष जी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा अगर थोड़ा भी बुद्धि से आदमी सोचे, थोड़ा जो बंगाल में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको, थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। तो 67% वोट आया था 2016 में आपकी पार्टी टीएमसी को, आपकी पार्टी को 67% आया था 2016 में, और आपके मुख्यमंत्री जो है 2011 में 67% वोट लेकर आई थी, 67-68% वोट। लेकिन उनका वोट जो है वो कम होकर 47%, पूरे सबको बहुमत मिला, हर जगह बढ़ते गए, लेकिन आपके अपने वहां पर जो है भवानीपुर में कम हो गया। उससे समझ में दो ही बात आती है कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खत्म हो गई थी, डर गए। अब आप कह रही नंदीग्राम है, नंदीग्राम में तो सुनिश्चित है उनकी हार। आपको लगता है 50, 60, 70, 80 हजार वोट से हारेंगी? क्या मुंह दिखाएंगे आप लोगों के सामने? वैसे तो इस बार आपका जो है पत्ता बिल्कुल साफ होने वाला है, लेकिन आप क्या दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रख के आप जो इतने बड़े मात्रा से हारेंगे? अर्पिता घोष जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए, इनके आरोपों पर तो आप जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 294 चरण में भी चुनाव अगर करा ले तो भी जीतेगी टीएमसी ही। अब ममता बनर्जी अगर 294 चरण में चुनाव के लिए तैयार है, तो फिर क्या जरूरत थी ये कहने की कि 8 चरणों में क्यों इलेक्शन हो रहा है? ये तो बीजेपी की मनमानी है, केंद्र से ऑर्डर मिल रहा है चुनाव आयोग को, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पहली बात जाफर इस्लाम साहब से इतना बोलना है कि बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बंगाल में ज्यादा करते हैं, आपको पता नहीं है, शायद आपके वहाँ पे कम करते होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं, करके हम बता रहे हैं। एक मिनट आप बोले हैं, एक मिनट हमें तो बोलने दीजिए, बीच में हम टोके नहीं थे, आप क्यों टोक रहे हैं? अरे मैं आपको वही कह रहा हूँ, इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे तो बोलने दीजिए, आप तो बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। एक तो बात है, ये 67% जो नंदीग्राम से शुभेंदु को मिला था वो टीएमसी के बैनर में मिला था, वो बीजेपी के नहीं। एक दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी का वोट क्यों कम हुआ, क्या नहीं हुआ, एक चीज समझ में रखिए, 216 सीट में 211 के ऊपर सीट में हम लोग जीते थे 2016 में। तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर ममता बनर्जी का ग्राफ गिरती हुई लगेगा तो तृणमूल को इतना सीट जीतने की मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारी फेस ममता बनर्जी है। लेकिन आपके सामने 2019 एग्जाम्पल भी तो है, आपका कोई फेस है ही नहीं बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी थोड़ा सा नंदीग्राम खड़े होने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी आ गए हैं। और अभी जो आप लोग हिसाब दे रहे हैं, बंगाल में तृणमूल नहीं रहेंगे, बीजेपी आ जाएंगे, बंगाल को इतना भी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बुद्धू है, किसी को भी वोट दे देंगे, किसी को भी वोट डाल देंगे। आप लोग इतना भी बुद्धू हमें मत समझिए, आपको बहुत ज्यादा बुद्धि हो सकता है। एक जल्दी से कमेंट, उसके बाद सलोनी घोष आपके फौरन मैं आती हूँ आपके पास, जल्दी से जफर इस्लाम। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ अर्पिता घोष जी कि आप 2019 का इलेक्शन देखिए, जहां पर 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम नंबर 1 थे, आप नंबर 2, 3 पे थे। अरे भैया, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अभी आप नहीं स्टेट का इलेक्शन हो, आपको ये बता रहे, सुन लीजिए ना बीच में, क्यों आप बीच में टोक रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि 119 में थे, अरे सुन तो लीजिए अर्पिता जी, सुन लीजिए, अर्पिता जी सुन लीजिए। उस वक्त आपकी ममता बनर्जी नहीं थी, जफर इस्लाम की, ठीक है, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ उस वक्त ममता बनर्जी नहीं चली, आपका फेस तो ममता बनर्जी है ना। 119 से इस बार देखो, इस बार 119 से 219 पे जा रहे हैं। हमने 2019 के साथ 2021 में 100 एक्स्ट्रा सीटें हम जीतेंगे, तो हम यहाँ पर 219 सीटें जीतेंगे, याद रखिए।
हो सकता है 220 सीटें हो। दोनों लोग एक अर्पिता जी, साथ आप बोलेंगे तो बेचैन दर्शकों को होकर मत समझ में बोलिए, भी नहीं इतना आएगा। बौखलाहट मत प्लीज आप दिखाइए। दोनों से ही रिक्वेस्ट है, इन सबकी बीच मैंने जरा तो सैनी सुना घोष इनकी को भी बात, मैं लाना लेकिन ये चाहूंगी। बेचारे सर परेशान हो ठीक गई है, है। फौरन लौट रही हूँ। आपके अपने अपने बस दावे, आप 200 से ज्यादा सीटों को जीतने के दावे, लेकिन जिन लोगों को टिकट मिला है एक बार उनकी भी बात हो जाए। सयोनी घोष, आपको टीएमसी ने आसनसोल दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है, आपके लिए यकीनन ये उपलब्धि है। हाल ही में आपने टीएमसी का दामन थामा, लेकिन किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं चुनाव में? मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे टिकट मिलने वाला है जब तक दीदी ने खुद नहीं कहा। और जब मुझे समझ में आया कि ओके चलिए अब टिकट मिल गया, तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बात सिर्फ मुझ तक और नहीं रही कि मेरे परिवार तक नहीं रही, बट इट इज़ अबाउट अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल। और आगे जाके उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या चाहिए उनको। और मुझे लगता है कि मुझे दीदी ने यहाँ पे भेजा है क्योंकि वो चाहती है कि मैं एक ब्रिज जैसा, आपको समझ में आ रहा है, एक ब्रिज टू एक्ट लाइक अ ब्रिज, कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो भी है, मैं दीदी तक उनको पहुंचा पाऊं और अपना बेस्ट दे सकूं और लोगों से बात कर सकूं। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे दोनों मेहमानों को भी स्क्रीन पर दिखाया जाए। इसी के साथ जफर इस्लाम भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं बात करें आसनसोल से, जहां से आपको टिकट दिया गया है, बाबुल सुप्रियो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, बीजेपी वहां पर लगातार मजबूत हो रही है, तो वहां पर तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होनी है। सयोनी, देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाबुल सुप्रियो जी, अग्निमित्रा जी भी हैं वहाँ पे, और इसके पहले हमारे एआईटीसी से मुनमुन सेन भी थी। तो आसनसोल के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरा जो क्षेत्र है एज एन एक्टर, उसको उन लोग अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बाबुल सुप्रियो जी ऑफकोर्स वहाँ पे है, वो बहुत दिनों से हैं, उन लोग बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। मेरे लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आई एम जस्ट अप एंड अबाउट, और मुझे सीखने से कोई झिझक नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, मैं काम करूंगी, और मुझे लगता है कि मौका जरूर जैसे उनको भी मिला है मुझे भी दिया जाएगा कि मैं आगे बढ़ के कोई डिफरेंस क्रिएट। ठीक है, टॉलीवुड से आप आई हैं, युवा चेहरा है, 50 महिलाओं को टीएमसी ने टिकट दिया है, आपको लग रहा है कि आपकी लोकप्रियता वोट में तब्दील हो पाएगी? हालांकि बीजेपी भी बहुत इस तरह के कलाकारों को लेकर आ रही है बीजेपी में। देखिए, फायदे के लिए तो ममता बनर्जी ऐसे सोचती नहीं है, क्योंकि महिला अगर आप बोले तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमेशा ममता बनर्जी बहुत ही वोकल रही और बहुत डिसाइसिव रही। उन्होंने हमेशा ये तय किया है कि महिलाओं को उनकी जगह मिले, और यही शायद बंगाल की भी ब्यूटी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जब महिलाओं के क्षेत्र से आता है तो हमेशा सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें फायदे की कोई बात नहीं है। और अगर आप देखें कि सेलिब्रिटी होने का एक फायदा है कि मैं लोगों से पहले से मेरी परिचिति है, लोग मुझे जानते हैं, और उन्होंने बस मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी जनप्रियता को सिर्फ अपने लिए नहीं, वक्त की कमी है। आपने शिवलिंग की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसे लेकर विवाद हुआ, आपका नाम अनाउंस होने के बाद बीजेपी के नेता लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया था आपने? देखिए, अभी यही बात है। हाँ जी, देखिए, ये वही बात है कि ये तो नया कुछ है नहीं, ये तो 6 साल पुरानी बात है। और ये अगर अभी आप देखें तो ये भी 1.5 महीने पहले ये हुआ था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं के पास प्लॉट की बहुत कमी है और उनको और कुछ मिलता नहीं। वो जब देखते हैं कि उनके विरोध में कोई बात करने आ रहा है, कि कोई सामने आ रहा है, उनको लगता है कि उसको जैसे भी हो के मलाइन करो, इसको वहां से हटा दो। तो पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो दिमाग से ऑफकोर्स सोचती है, दिल से भी सोचती है, और उनको पता है कि कौन क्या है, वो फर्क कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ ये लेके कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये 6 साल पुरानी एक मीम है, एक ट्वीट है जो मेरे हैंडल से शेयर की गई थी, और मैंने उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हालांकि मैंने कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया था, और ये 2 महीने पहले ये डिलीट भी हो गया है। तो अगर वो इनको उछालना चाहते हैं, मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहुत सारे स्मीयर कैंपेन्स हो गए, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने मुझे उनके सैनिक के हिसाब से भेजा है तो मैं टक्कर जरूर रहेगी, मैं लड़ाई करूंगी, और बाकी मैं छोटी हूँ जनता के हाथ पे। डिलीट कर दी, लेकिन आपके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था, आपने खुद शेयर नहीं किया था, आप ये बोल रही हैं। मैंने वही पे लिखा था 2 महीने पहले कि मेरे हैंडल से ये शेयर हुआ था 6 साल पहले 2015 में। और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ओके, लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं और सब ये हो रहा है, तो मैंने उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और 2 महीने पहले वो डिलीट हो गया था। और मैंने बोलने के बाद डिलीट किया था, डिलीट करने के बाद नहीं बोला था। तो मुझे लगता है, और लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मैं हर्ट करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, दे नो मी वेरी वेल। सो अगर इसको सिर्फ इसके इन एंड अराउंड
वो चाहे तो एक नैरेटिव वीव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बंगाल का डेवलपमेंट, बंगाल की शांति का कोई संपर्क नहीं है। और ठीक है, चलिए सयोनी घोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जफर इस्लाम साहब और साथ ही अर्पिता घोष हमारे साथ बनी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। दक्षिण 24 परगना में टिकट नहीं दिए जाने पर टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम के समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 28 ऐसे मौजूदा विधायक जिनके टिकट टीएमसी ने काट लिए हैं, और दावा यह है कि बहुत सारे 80 से ज्यादा की उम्र के हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा बनाकर। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम के समर्थक जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर टीएमसी का हाथ में झंडा लेकर, लेकिन अपने गुस्से का इजहार इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 परगना पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं। अब इसका इम्पैक्ट किस किस तरह से पड़ता है, एक तस्वीर तो सामने आ गई। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे भी आपसे पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार चर्चा चलती रहेगी। और साथ ही हमारे साथ टीएमसी की सांसद अर्पिता घोष भी जुड़ी हुई थी। मैम, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन खेला होबे तो खेला किसके पक्ष में होबे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।